Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss William Wordsworth's poems Important Points. इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स के पॉइंट्स जानेंगे. सो विदाउट डिले कम टू द पॉइंट. लिरिकल बैलेड्स कुछ फेमस पोएम है, उनके फैक्ट्स आज हम जानेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोएम्स के बारे में दिए गए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना. तो लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स. दिस इज़ द टाइटल ऑफ कंप्लीट टाइटल ऑफ लिरिकल बैलेड्स कि लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स. तो लिरिकल बैलेड्स के बाद कोमा लग रहा है, इतना भी याद रखना. और विद अ फ्यू अदर पोएम्स. Lyrical ballads with a few other poems 1798 is Wordsworth and Coleridge's collection of poems with advertisement. Lyrical ballads with a few other poems 1798 is Wordsworth and Coleridge's collection of poems with advertisement. Wordsworth contributed 19 poems while Coleridge contributed 4 poems. इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी 19 पोएम्स का योगदान दिया, जबकि कॉलरिज ने अपनी 4 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन किया था. लिरिकल बैलेड बिगिंस विद कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. लिरिकल बैलेड एस.टी. कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पोएम से स्टार्ट होता है. तो लिरिकल बैलेड में जो फर्स्ट पोएम है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दैट इज़ कंपोज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज, एंड एंड्स विथ वर्ड्सवर्थ लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे. और जो लास्ट पोएम है वो लिरिकल बैलेड की लास्ट पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है. तो ये पोएम है, लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अवे टिंटन एबे. टिंटन एबे का ही फुल टाइटल है, कंप्लीट टाइटल कि लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे. इट केम आउट इन 1798, 1800, 1802, 1805. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड came out in the second edition 1800. The poems in lyrical ballad 1798 are. अब ये जो 1798 में आया था, फर्स्ट एडिशन इसका 1798 में आया था, सेकंड एडिशन 1800 में आया था. इसमें प्रीफेस ऐड करा था वर्ड्सवर्थ ने, 1802 में पोएटिक डिक्शन ऐड करा था, और लास्ट जो इसका एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का वो आया था 1805 में. देख लीजिए, चाहे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड केम आउट इन द सेकंड एडिशन 1800. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. द पोएम्स इन लिरिकल बैलेड 1798 आर. तो ये सारी पोएम कौन कौन सी पोएम है लिरिकल बैलेड्स में, यहाँ सारी पोएम दी गई हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना. फर्स्ट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. एंशिएंट मैरिनर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एंशिएंट मैरिनर. कॉलरिज की पोएम है फर्स्ट. द फोस्टर मदर्स टेल. धाई जो धाई माता की कहानी. फोस्टर, द फोस्टर मदर्स टेल, ये भी एस.टी. कॉलरिज की पोएम है. तो स्टार्टिंग की 2 पोएम एस.टी. कॉलरिज की इसमें ऐड की गई हैं. थर्ड पोएम ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यू ट्री. इसे यू बोलेंगे, यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक्स एस्थवेट. नियर द लेक्स ऑफ एस्थवेट. तो लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ सीट इन अ यू ट्रीज विच स्टैंड्स नियर द लेक्स ऑफ एस्थवेट. तो थर्ड पोएम लिरिकल बैलेड की वर्ड्सवर्थ की है. फोर्थ पोएम ये फिर एस.टी. कॉलरिज की पोएम है, द नाइटिंगेल. ये कैसी पोएम है, कन्वर्सेशनल पोएम, वार्तालाप वाली पोएम है, कॉलरिज की पोएम है. फिफ्थ पोएम द फीमेल वैग्रेंट. वैग्रेंट मीन्स होता है आवारा, द फीमेल वैग्रेंट. सिक्स पोएम है, ये भी वर्ड्सवर्थ की है. सिक्स पोएम गुड ब्लैक एंड हैरी गिल.
गुड ब्लैक एंड हैरी गिल। 7 पोएम वर्ड्सवर्थ की है ये। लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाय माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू होम दे आर एड्रेस्ड। 8th पोएम ये भी वर्ड्सवर्थ की है। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन। 9th पोएम एनेक्डोट फॉर फादर्स। एनेक्डोट फॉर फादर्स। फिर 10th पोएम है, ये भी वर्ड्सवर्थ की है, वी आर 7। एंड 11 पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। 12 पोएम द थॉर्न, ये वर्ड्सवर्थ की सारी पोएम है। 13 है द लास्ट ऑफ द फ्लोक। 14 पोएम द डंजियन, ये कॉलरिज ने लिखी है। तो इसकी पोएम जो लिरिकल बैलेड माई एस.टी. कॉलरिज की 1st, 2nd, 4th और 14 है। फर्स्ट नंबर पे है, 2nd पे है, 4th पे और 14 नंबर पे एस.टी. कॉलरिज की हैं। बाकी सारी पोएम वर्ड्सवर्थ की हैं। 15 पोएम है वर्ड्सवर्थ की, द मैड मदर, द इडियट बॉय, ये सब वर्ड्सवर्थ की पोएम है। लाइन्स रिटन नियर रिचमंड अपॉन द टेम्स एट इवनिंग। टेम्स ये लंदन में एक नदी है, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है, तो इसी तरीके से टेम्स भी एक नदी है। टेम्स इज़ अ काइंड ऑफ रिवर इन लंदन। 18 पोएम ये भी वर्ड्सवर्थ की है। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, द टेबल स्टंट, और इसका अनदर टाइटल है एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। द टेबल स्टंट, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट पोएम ओल्ड मैन ट्रैवलिंग। ओल्ड मैन ट्रैवलिंग ये भी लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। द कंप्लेंट ऑफ अ फोरसेकन इंडियन वुमेन। द कंप्लेंट ऑफ अ फोरसेकन इंडियन वुमेन। फोरसेकन मतलब त्यागी हुई भारतीय वुमेन की शिकायत। 22 पोएम इस पे जो 22 नंबर पे है, ये भी वर्ड्सवर्थ की पोएम है, द कन्विक्ट। और 23 ये भी है, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। तो लास्ट पोएम वर्ड्सवर्थ की लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे एंड एस.टी. कॉलरिज की है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। नेक्स्ट पोएम का इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वर्ड्सवर्थ विशेस टू पेन अ फिलोसफिकल पोएम द रिक्लूज बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड। वर्ड्सवर्थ ने, पेन मीन्स होता है लिखना, तो वर्ड्सवर्थ ने फिलोसफिकल पोएम को, द रिक्लूज फिलोसफिकल पोएम को लिखना चाहा, लेकिन ये कैसी रह गई, अनफिनिश्ड। तो वर्ड्सवर्थ विशेस टू पेन अ फिलोसफिकल पोएम द रिक्लूज बट इट रिमेन्स अनफिनिश्ड। द प्रील्यूड एंड एक्सकर्शन आर टू बी पार्ट्स ऑफ द रिक्लूज। अब जो ये द प्रील्यूड और द एक्सकर्शन है, ये भाग रहे हैं द रिक्लूज के। द प्रील्यूड और एंड द एक्सकर्शन, ये जो पोएम्स हैं इनकी, ये रिक्लूज के ही भाग रहे हैं। विच विल ट्रीट ऑफ, अभी जो रिक्लूज है ये ट्रीट करती है नेचर, किसके बारे में बताती है, नेचर, मैन एंड सोसाइटी के बारे में। द होम एट ग्रासमेयर इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द रिक्लूज। द रिक्लूज की फर्स्ट बुक है। द होम एट ग्रेसमायर पब्लिश्ड हुई है 1888 में, 1888 में पब्लिश हुई है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, पोएट की डेथ के बाद। नेक्स्ट द प्रील्यूड, देखो यहाँ ये गलत लिख दिया इन्होंने, PRE होगा यहाँ पे, है ना, PRELUD, तो इसे ठीक कर लेना, नीचे दे रखा है सही। तो द प्रील्यूड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। द प्रील्यूड इज़ अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। प्रील्यूड एक पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इट इज़ हिज स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, ये इसकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आध्यात्मिक आत्मकथा। प्रील्यूड स्टार्ट करता है, ये सॉरी वर्ड्सवर्थ इसे स्टार्ट करता है लिखना 1798 से 1799 में, और फिनिश कर देता है 1805 में। यदि 0 की जगह 5 की जगह 0 ले लो तो ये पब्लिश डेट हो जाएगी। तो इट इज़ पब्लिश्ड इन 1850। ये थर्ड वर्जन इन 14 बुक्स, जो थर्ड वर्जन आया था वो 14 बुक्स में आया था, और 1850 में ये पब्लिश हुई थी। आफ्टर हिज डेथ अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर, द पोएट सेक्रेटरी, पोएट के सेक्रेटरी थे मिस्टर कार्टर, उनके एडिटरशिप के अंडर वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये 1850 में पब्लिश कराई थी, और ये करवाई थी इनकी वाइफ ने, मैरी हचिनसन ने।
इट प्रजेंट द इम्प्रेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। इसमें क्या होता है कि द प्रिल्यूड में मैच्योर मैनहुड तक की, मतलब अर्लीस्ट रिकलेक्शन, बचपन से लेके बिल्कुल जवानी तक की सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो वर्ड्सवर्थ के माइंड पर ये इम्प्रेशन प्रस्तुत करता है। कहने का मीन्स ये है, इसमें अर्लीस्ट रिकलेक्शन दिखाए गए हैं और कहाँ तक, मैच्योर मैनहुड तक। वर्ड्सवर्थ प्लान इज टू मेक द प्रील्यूड अ पार्ट ऑफ हिज लॉन्ग पोएम द रिक्लूस। वर्ड्सवर्थ की जो योजना थी ना, वो द प्रील्यूड, देख लो इनका पूरा नाम द प्रील्यूड है। तो वर्ड्सवर्थ की योजना थी कि द प्रील्यूड को द रिक्लूस की जो लंबी पोएम है द रिक्लूस, उसका एक भाग बनाया जाए। किसे? द प्रील्यूड को, द रिक्लूस पोएम का। नेक्स्ट पोएम है द एक्सकर्शन। द एक्सकर्शन 1814 इज वर्ड्सवर्थ पोएम इन 9 बुक्स। देखो 9 बुक में आई थी, एक्सकर्शन 1814 में आई थी। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट्स राइटिंग इट इन 1802। इसे वर्ड्सवर्थ ने 1802 में लिखना शुरू किया था। 1802 में लिखना शुरू करा था और इसे पब्लिश कराया था 1814 में। ठीक है, 1814 में कराया था पब्लिश। और इट इज़ टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिक्लूस। अब ये जो एक्सकर्शन है, ये द रिक्लूस पोएम का सेकेंड पार्ट रहा है, जो कि कैसा रहा है? अनफिनिश्ड रहा है एक्सकर्शन। अब इसमें जो 9 बुक्स हैं वो देख लीजिए। द वांडरर, द सॉलिटरी, डेस्पोंडेंसी, ये पोएम इन्होंने ऐड करी हैं इसमें 9 पोएम। द वांडरर, द सॉलिटरी, डेस्पोंडेंसी करेक्टेड, द पास्टर, द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स, द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यूड, द पर्सोनेज, डिस्कोर्स ऑफ द वांडरर एंड एन इवनिंग विजिट टू द लेक आर द टाइटल्स ऑफ द 9 बुक्स ऑफ द एक्सकर्शन। अब ये टाइटल है, इन्हें रिपीट कर करके देखते रहना और लिख लेना अपनी नोट में, अपने नोट्स बनाते रहिए, तभी ये याद होंगे। इनको रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। टिंटन एबे। टिंटन एबे इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम। वर्ड्सवर्थ की पोएम है टिंटन एबे, विच अपीयर्ड इन लिरिकल बैलेड्स 1798। लिरिकल बैलेड्स में अपीयर हुई है 1798 में। इट्स कंप्लीट टाइटल इज लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। देख लो, इसका कंप्लीट टाइटल है टिंटन एबे का, अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट ये। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अवे अबोव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, टूर के बाद कोमा है, 13 के बाद कोमा है, ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। वर्ड्सवर्थ विजिट द प्लेस इन 1793। अभी टिंटन एबे को, इस स्थान को देखने के लिए सबसे पहले जाता है 1793 में। अब वर्ड्सवर्थ फिर दोबारा इन्हें देखते हैं जाके 1798 में, आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years, 5 साल के बाद। इट इज़ कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, द पोएट्स व्यू ऑफ नेचर एंड द एड्रेस टू डोरोथी। अब इसमें क्या दिखाया गया है? ये इट इज़ कंसर्न, ये संबंधित है पोयम दृश्यों के वर्णन से, जिसमें नेचर के दृश्य दिखाए गए हैं, वहाँ उसका वर्णन किया गया है। और प्रकृति का पोएट के प्रति मतलब क्या व्यूज़ रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, उसे दिखाया गया है। एंड द एड्रेस टू डोरोथी। और इस पोएम में ये अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को एड्रेस करते हैं। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलोसफी। इस पोएम में, टिंटन एबे में, वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट फिलोसफी दिखाई गई है, दर्शन शास्त्र दिखाया गया है। एंड हिज व्यूज़ ऑन नेचर, और प्रकृति पर उसके क्या विचार रहे हैं वो चीज़ दिखाई गई है टिंटन एबे में। व्हेन द पोएट इज़ इन मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस, जब भी पोएट दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर राउंड टिंटन एबे गिव्स हिम रिलीफ। तो जब भी वो परेशान होता है ना, दुखी होता है, तो टिंटन एबे के चारों ओर जो भी उसने नेचर के ब्यूटीफुल सीन्स वगैरह देखे हैं, तो वो मेमोरी को याद करके उसे रिलीफ मिलता है।
नेचर लाइटन्स द वेट ऑफ मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। प्रकृति ब्रह्मांड के रहस्यों के बोझ को हल्का कर देती है। एंड इन हिज यूथ हिज लव फॉर नेचर इज थॉटलेस, पैशनेट एंड सेंसुअस। यूथ में, जवानी में नेचर के प्रति उसका प्रेम कैसा रहा था? थॉटलेस रहा था, विचारहीन, उसे कोई विचार नहीं मिलता था इससे। पैशनेट रहता था, एक जोश रहता था, जुनून रहता था, और सेंसुअस, और इंद्रियों से संबंधित रहता था, वासना से संबंधित। बट नाउ इट हैज़ बिकम स्पिरिचुअल, लेकिन अब ये कैसा बन गया? आध्यात्मिक। इसमें अब ये ईश्वर देखता है। ही सीज द सफरिंग ऑफ मैनकाइंड। वो इसमें क्या देखता है? मनुष्य के दुखों को देखता है, कि मतलब मनुष्य के जो दुख हैं, दुखों को देखेगा, फिर उनसे जो उसे रिलीफ मिलेगा वो देखता है। ही सीज अ डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। वह नेचर के सभी ऑब्जेक्ट्स में क्या देखता है? दैव्यता को देखता है। नेचर इज़ अ मदर, नेचर माता है, गार्जियन है। नेचर को किसके रूप में देखता है? वो मदर के रूप में, गार्जियन के रूप में, नर्स एंड मोरल टीचर के रूप में। ही एड्रेसेस हिज सिस्टर एंड एडवाइजेज हर टू बी इन टच विद नेचर। वह अपनी सिस्टर को ये सलाह देता है और एड्रेस भी करता है कि वो नेचर के कॉन्टैक्ट में रहे, उसके टच में ही रहे। द ब्लैंक वर्स इन दिस ड्रामेटिक लिरिक इज़ मैजेस्टिक। इसमें क्या यूज़ की गई है? ब्लैंक वर्स, और बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ की गई है। और ये ड्रामेटिक लिरिक है, कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये ड्रामेटिक लिरिक ही है। नेक्स्ट, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब देख लेते हैं ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये वर्ड्सवर्थ की पोयम है, ये पब्लिश हुई है 1807। देखो ज़्यादातर वर्ड्सवर्थ की जो भी पोयम है ना, वो 1807 में ही पब्लिश हुई है। दो इट इज़ रिटन पार्टली इन 1803, आंशिक भाग में तो ये आई है, आधे भाग में तो आई है 1803 में, 1803 में, और कुछ भाग इसका आया 1806 में, 3 साल बाद। और 1 साल बाद ही टाउन एंड में इसने लिखी थी ये, पार्टली इन 1803 एंड पार्टली इन 1806 एट टाउन एंड में। इट्स टाइटल इज़, इसका जो टाइटल है वो कौन सा है? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये एक इर्रेगुलर ओड है। कैसा ओड है? इर्रेगुलर ओड है, और एड्रेस की फॉर्म में है, डिग्निफाइड है बहुत ज़्यादा, स्टाइल में, शैली इसकी डिग्निफाइड है, फीलिंग एंड टोन में। ये ओड है ना 1800 कह रहे हैं, द ओड इन द 1807 एडिशन ऑफ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स हैज़ द मोटो। ये ओड जो 1807 में आया है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में ये ओड। तो इसका उद्देश्य क्या था? पोलो, PAULO, पोलो मेजोरा कैनामस। याद रख लेना इस अच्छे से। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में ये जो जब इन्होंने पब्लिश कराई थी 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी। तो इसका मोटो क्या था? पोलो मेजोरा कैनामस, पोलो मेजोरा कैनामस। वर्जिलो एग्लोगर फोर्थ फर्स्ट, वर्जिलो एग्लोगर फोर्थ फर्स्ट। इस मोटो का मतलब है लेट अस सिंग ऑफ थिंग्स आर लिटिल मोर एलिवेटेड। चलो हम कुछ उच्च गीत गाएं, कुछ उच्च श्रेणी के गीत गाएं, या लेट अस सिंग अ समवॉट लॉफ्टियर नोबलर सॉन्ग, या चलो हम कुछ नेक गीत गाएं, कुछ उच्च गीत गाएं। इन 1815 ही रिवाइजेज द पोएम। 1815 में वह इस पोएम को रिवाइज करता है, एंड इसमें प्रीफिक्स ऐड करते हैं। क्या लाइन ऐड करते हैं प्रीफिक्स की? द रेनबो पोएम की करते हैं। ये लाइन है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि आगे चलकर बच्चा ही मनुष्य का पिता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। और मेरी इच्छा है कि मैं किससे बंधा रहूँ? धर्म परायणता से बंधा रहूँ, मैं हमेशा धर्म पर चलता रहूँ। एट द सजेशन ऑफ हेनरी क्रैब रॉबिन्सन। हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के कहने पर, उसके सजेशन पर उन्होंने ऐड किया द रेनबो की लाइन, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। किसके कहने पर? हेनरी क्रैब रॉबिन्सन के सजेशन पर उन्होंने प्रीफिक्स ऐड किया था। ओड किस में ऐड किया था? ये पोयम है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब इसमें आगे देख लेते हैं। द लॉन्ग टाइटल सजेस्ट द थीम। जो लंबा टाइटल है वो थीम को सजेस्ट करता है, विषय को सजेस्ट करता है। द नॉलेज ऑफ द सोल्स इमॉर्टैलिटी इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड।
आत्मा की अमरता का जो ज्ञान है वो आधारित है। मीन्स इसमें ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ओड में इसमें बचपन की स्मृतियों पर आधारित है ये पोयम। किस पर? बचपन की मेमोरीज पर। वन इज़ अवेयर ऑफ दिस इमोर्टलिटी इन चाइल्डहुड। एक ऐसा होता है जो कि बचपन में इस इमोर्टलिटी, इस अमर तत्व के प्रति जागरूक होता है। बट मतलब कोई भी बचपन में जो अमर तत्व होता है, इमोर्टलिटी होती है, उसके प्रति कोई भी जागरूक होता है। लेकिन ये जो मेमोरी है ना, धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, बचपन से हम थोड़ा जवान मतलब बड़े होते चले जाते हैं, बचपन से बच्चे से फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमारी ये मेमोरी फेड होती चली जाती है, क्षीण होती चली जाती है। द चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमोर्टलिटी इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ हिज लाइफ इन हेवन बिफोर हिज बर्थ। अब ये कह रहे हैं कि बच्चे का जो ज्ञान होता है इमोर्टलिटी का, वो बेस्ड होता है जन्म से पहले हेवन में उसके जीवन की मेमोरी पर। मतलब उसे अपने पूर्व जन्म के बारे में भी याद रहता है, उसको सब चीज़ें याद रहती हैं। हैंस द फोकल पॉइंट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ रेमिनिसेंस। द ट्रूथ ऑफ दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी वेरीफाइड फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब इस सिद्धांत की जो सच्चाई है ना, इसे अनुभवों से वेरीफाई नहीं की जा सकती। सो इट लेक्स द यूनिवर्सल अपील। इसलिए इसमें किसकी कमी है? यूनिवर्सल अपील की। द पोएट आइडियलाइजेज द चाइल्ड। पोएट है ना, बच्चे को एक आदर्श मानता है। वो इस पोएम में इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी में बच्चे को क्या मानता है? माइटी प्रोफेट, एक शक्तिशाली पैगंबर, सीयर, ब्लेस्ड मानता है, एंड बेस्ट फिलोसफर। ही इज़ थैंकफुल टू द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। वह बहुत ज़्यादा धन्य है बचपन की यादगारों के लिए। नॉट सो मच फॉर द इनोसेंस। वो इसके लिए थैंकफुल नहीं है पोएट कि बचपन में जो बच्चा निर्दोष होता है, निर्दोषिता के लिए नहीं है, खुशी और स्वतंत्रता के लिए थैंकफुल नहीं है, बट फॉर द डाउट्स कंसर्निंग द रियलिटी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। लेकिन जो बाह्य संसार की वास्तविकता से संबंधित जो भी उसके माइंड में डाउट चल रहे थे ना, वो उसे कहाँ मिलते हैं, कहाँ उसका सॉल्यूशन होता है? बचपन को लेकर के उसे सॉल्यूशन होता है कि बचपन में बच्चे को सब चीज़ें पता होती हैं, वो गॉड के निकट होता है और अपने पुनर्जन्म के बारे में पता होता है। तो उस चीज़ के लिए वो थैंकफुल है। वो बच्चे की निर्दोषिता या खुशी या उसकी स्वतंत्रता के लिए थैंकफुल नहीं है। ही थिंक्स ऑफ कंपेंसेशन। वह क्षतिपूर्ति के बारे में भी सोचता है। नो डाउट ही हैज़ लॉस्ट द विजन ऑफ चाइल्डहुड। अब उसके जो बचपन के जो दिन हैं वो तो उसने लॉस्ट कर दिए, बट ही हैज़ बिकम मोर ह्यूमन एंड मैच्योरर देन बिफोर। लेकिन पहले से भी ज़्यादा वो और ज़्यादा मैच्योर हो गया है। ही हैज़ डेवलप्ड सिंपैथी फॉर हिज फेलो बींग्स। अपने फ्रेंड्स के प्रति भी अब उसे सहानुभूति उसके अंदर विकसित हुई है। ही इज़ श्योर, उसे विश्वास है कि देयर इज़ अ लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ। इस जीवन से परे भी एक जीवन होता है। अब उसे विश्वास हो गया। कब? व्हेन ही हैज़ बिकम मैच्योर। विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज विजन ऑफ नेचर हैज़ बिकम सोबर एंड नाउ ही कैन सी समथिंग नोबलर एंड वाइजर इन द हम्बल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। अब उसे विश्वास है कि इस जीवन से परे भी एक जीवन है और समय के साथ साथ प्रकृति के दृश्य सब कैसे हो जाएंगे? सोबर हो जाएंगे। अब ये प्रकृति में क्या देखता है? नोबलर, वाइजर देखता है, मतलब बुद्धिमानी की चीज़ें देखता है, कुछ नेक चीज़ें देखता है। और इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ड्सवर्थ माइट हैव बोरोड द आइडिया फ्रॉम हेनरी वोगन द रिट्रीट। कि वर्ड्सवर्थ ने है ना इमोर्टलिटी ओड के लिए जो आइडिया लिया है वो लिया है हेनरी वोगन के द रिट्रीट वर्क से। हेनरी वोगन के द रिट्रीट वर्क से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड सेकेंड पार्ट इसका बाद में आपका आएगा आपके सामने। और जब आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना, तो ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास सारी वीडियोस आती रहें।